हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2015 के प्रीवियस पेपर के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम कॉमर्स के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2015 के पेपर में पूछा गया था वो ये था, व्यवसाय प्रेरणा देता है, यानी कि जो व्यवसाय है वो हमें किस चीज का मोटिवेशन देता है? कर चोरी करने का, उत्पादों में मिलावट करने का, कुशलता का, या फिर मूल्य वृद्धि का? तो फ्रेंड्स, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो वो हमें ये नहीं बताता कि हमें कर चोरी का मतलब होता है टैक्स को छुपाना है, या फिर उत्पादों में मिलावट का मतलब ये नहीं है कि हम जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हम मिलावट चीजें या फिर जो लो क्वालिटी की चीजें हैं उनको मिलाएं। कुशलता या मूल्य वृद्धि? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये हमें कुशलता सिखाता है। नेक्स्ट है वाणिज्य। वाणिज्य क्या है? ये व्यवसाय का अंग है, व्यापार का अंग है, उद्योग का अंग है, या फिर प्रवर्तन का अंग है? तो फ्रेंड्स, वाणिज्य आपने पढ़ा होगा, बिजनेस जो कि टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉमर्स एंड एड्स टू ट्रेड। तो फ्रेंड्स, वाणिज्य जो है वो हमारा डिवाइड होता है व्यवसाय के रेफरेंस में। तो हम बोल सकते हैं कि जो व्यवसाय है हमारा, वो वाणिज्य जो है हमारा, वो हमारा व्यवसाय का अंग है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होता है? यानी कि इसमें से कौन जो होता है जो योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का पार्ट होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय योजना मंत्री, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री? तो फ्रेंड्स, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो कि उस टाइम का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष बनेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सर्वप्रथम वर्ष डैश में प्रारंभ की गई? यानी कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी वो कहाँ स्टार्ट की गई फर्स्ट टाइम? 1975, 1984, 1997, या फिर 1999? तो फ्रेंड्स, ये योजना सबसे पहले शुरू की गई थी भारत में 1999 में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, योग्यता का लगान की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? यानी कि योग्यता की लगान जो अवधारणा थी वो किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने, वॉन वाइजर ने, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, या फिर अल्फ्रेड मार्शल ने? तो फ्रेंड्स, जो योग्यता की लगान जो अवधारणा थी वो दी थी वॉन वाइजर ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र अभाव सीमितता का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? मार्शल, रॉबिन्स, जेएम कीन्स, या फिर कैनन? तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र अभाव का विज्ञान है यानी सीमितता का विज्ञान है, ये डेफिनेशन दी थी रॉबिन्सन ने। जब इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि अर्थशास्त्र एक अभाव का विज्ञान है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रतिस्थापना नियम डैश से भी जाना जाता है, यानी कि ये प्रतिस्थापना नियम है वो किससे जाना जाता है? उपयोगिता ह्रास नियम से, समसीमांत उपयोगिता नियम से, सीमांत उत्पादकता से, या फिर मांग का नियम से? तो फ्रेंड, जो प्रतिस्थापना नियम था ये हमारा दिया गया था समसीमांत उपयोगिता नियम से। फ्रेंड्स, अगर आपको इनका डिस्कशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन पे एक ब्रीफ डिस्कशन रख पाएंगे। उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, समसीमांत और सीमांत, मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम फ्रेंड्स बहुत इजी है, जो कि हम जब भी हमारे प्राइस में कोई भी चेंजेस आएंगे तो वो हमारे मांग पर इफेक्ट करेंगे, यानी डिमांड पे इफेक्ट करेंगे। प्राइस अगर हाई होगा तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर हमारा प्राइस लो होगा तो हमारी डिमांड हाई हो जाएगी। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो अगर आप उन पे वीडियो चाहते हैं एक पर्टिकुलर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे इस पे एक अलग से वीडियो बनाने की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का आकस्मिक कार्य है? साख का आधार, विनिमय का आधार, मूल्य का मापक, या फिर मूल्य का संचय? तो फ्रेंड्स, जो मुद्रा का आकस्मिक नियम है, आकस्मिक कार्य है, वो होता है साख का आधार, जबकि मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय, ये इसका आकस्मिक कार्य नहीं है। साख का आधार मुद्रा का आकस्मिक कार्य होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन का जो प्रिंट है वो इतना क्लियर नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर चीज एक्सप्लेन हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बही का बैंक शेष होता है, यानी कि रोकड़ बही का बैंक शेष क्या बताता है? नाम बताता है, जमा बताता है, ए व बी दोनों, या फिर ए या बी? तो फ्रेंड्स, रोकड़ बही का जो बैंक शेष होता है वो हमारा नाम भी बताता है और जमा भी बताता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्योंकि फ्रेंड्स, रोकड़ बही में आप पेमेंट भी करते हो और पेमेंट रिसीव भी करते हो, तो ये आपका नाम भी बता सकता है और ये आपका जमा भी बता सकता है। नेक्स्ट है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होती है। सीमांत उपयोगिता यानी कि फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे शून्य होगी तो कुल उपयोगिता क्या होगी? ऑप्शन है हमारे न्यूनतम, अधिकतम, बराबर, या फिर शून्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अधिकतम। यानी कि ये सीमांत उपयोगिता अगर हमारी शून्य होती है तो वहां पे कुल उपयोगिता हमारी अधिक होगी। नेक्स्ट है, आबिद हुसैन समिति पर अनुशंसा किया, यानी कि आबिद हमीद समिति जो है डैश पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया। किस पर? निर्यात नीति पर, बी लघु उद्योग पर, सी संरचना पर, या फिर डी वित्तीय क्षेत्र में सुधार पर। तो फ्रेंड्स, आबिद हुसैन समिति का जो एक्सप्लेनेशन था वो इन्होंने दिया था निर्यात नीति पर, यानी कि एक्सपोर्ट प्लानिंग पर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, निर्यात नीति पर अनुशंसा किया। नेक्स्ट है, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई है? ऑप्शंस है ए वर्ष 1956, बी वर्ष 1992, सी वर्ष 1996, या फिर डी वर्ष 2004। तो फ्रेंड्स, जो वैज्ञानिक रूप से सेबी की स्थापना की गई है वो स्थापना की गई है वर्ष 1956 में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रोजनामचा की प्रविष्टि के लिए नहीं की जाती है। ए दलाली, बी नगद छूट, व्यापारिक छूट, या फिर कमीशन। तो फ्रेंड्स, अगर हम रोजनामचा यानी कि जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो वहां पर हम किसकी एंट्री नहीं करते हैं? जो हम दलाली यानी कि जो हम कमीशन देते हैं उसकी, नगद छूट यानी कि कैश डिस्काउंट की, व्यापारिक छूट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट, डी यानी कि कमीशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे दलाली हम ब्रोकरेज भी लेके चल सकते हैं, जो हम ब्रोकरेज देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्यापारिक छूट। जब हम व्यापारिक छूट देते हैं तो रोमनांचा में उसकी प्रविष्टि नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का नियम पाने वाले को नाम एवं देने वाले को जमा लागू होता है। यानी कि जो हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं तो ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसके अंदर उसका नियम है कि पाने वाले का नाम, देने वाले को जमा लागू होता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं व्यक्तिगत खाते के लिए, वास्तविक खाते के लिए, नाम मात्र के खाते के लिए, या फिर संयुक्त खाते के लिए। तो फ्रेंड्स, पाने वाले को नाम एवं देने वाले को जमा, ये नियम लागू होता है व्यक्तिगत खाते पे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो भी पर्सन पाता है यानी कि उसके पास कैश आ रहा है वो हम करते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट, उसकी एंट्री हम करते हैं यहाँ पे धनी, और जो हमारे देने वाला जो होता है जिसके पास से कुछ जा रहा है उसके लिए ये क्या है? खर्चा, तो उसको हम करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर जो भी अगर हमने रिसीव किया है कुछ भी तो वो किया जाएगा क्रेडिट, और अगर हमारे पास से कुछ जा रहा है वो हमारे लिए खर्चा है तो हम उसको करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक संगठन का एक प्रारूप नहीं है? यानी कि जो व्यापारिक संगठन है उसका प्रारूप कौन सा नहीं है? एकल व्यापार, साझेदारी, धर्मार्थ ट्रस्ट, या फिर संयुक्त स्कंद प्रमंडल। तो फ्रेंड्स, अगर हम व्यापारिक संगठन की बात करें जिसके अंदर हम बात करते हैं सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी, तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो नहीं आएगा वो है धर्मार्थ ट्रस्ट। धर्मार्थ ट्रस्ट फ्रेंड्स ये व्यापारिक संगठन नहीं होता है, ये किसी की सर्विस के लिए या किसी परोपकार के लिए बनाया जाता है। धर्मार्थ ट्रस्ट किसी की सेवा के लिए, सर्विस के पर्पज से, इसलिए इसको व्यापारिक संगठन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो कि किसी के कुछ प्रॉफिट अर्निंग के लिए होती हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप आ गए, पार्टनरशिप आ गई, कंपनी आ गई, ये सारी चीज व्यापारिक संगठन के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है, भारत में साझेदारी फॉर्म का संचालन किस अधिनियम से होता है? ऑप्शंस हैं साझेदारी अधिनियम 1920, बी ऑप्शन है साझेदारी अधिनियम 1956, सी ऑप्शन है साझेदारी अधिनियम 1943,
एंड डी ऑप्शन है साझेदारी अधिनियम 1932। तो फ्रेंड्स, जो हमारा भारत में जो पार्टनरशिप एक्ट है वो हमारा लागू होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है, यानी कि मुद्रा बाजार है उसको कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शंस है वित्तीय संस्थान यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन बी है भारतीय वाणिज्य बैंक यानी कि हमारा इंडियन कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट है सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। डी है विदेशी बैंक यानी कि फॉरेन बैंक। तो फ्रेंड्स, मुद्रा बाजार का जो नियमन होता है वो हमारा इंडिया के अंदर किया जाता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जेबी से के अनुसार रूल ऑफ थ्री नियम लागू होता है, यानी कि ये रूल ऑफ थ्री है वो हमारा किस पे लागू होता है। प्रगतिशील करों पर, अनुपाती करों पर, प्रतिगामी करों पर या फिर अधोगामी करों पर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुपाती करों पर। जो हमारा रूल ऑफ थ्री लागू होता है वो होता है हमारा अनुपाती करों पर। नेक्स्ट है पूर्वाधिकार अंशधारियों को सामान्यता, यानी कि पूर्वाधिकारी अंशधारी होते हैं उनको ऐसे इनमें से ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज है जो उनको प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन ए है मत देने का बराबर अधिकार होता है। ऑप्शन बी है मत देने का अधिकार नहीं होता। सी सीमित मत देने का अधिकार होता है या फिर डी पूर्व मताधिकार होता है। तो फ्रेंड्स, ये नाम से ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, नाम है पूर्वाधिकार अंशधारियों को सामान्यतः, यानी कि जो पूर्वाधिकारी अंशधारी होते हैं उनको मत देने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये सिर्फ इनको राइट होता है कि जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो डिविडेंड इनको प्रायोरिटी होगी कि इनको सबसे पहले दिया जाएगा, लेकिन इनको किसी भी तरह का कोई भी राइट नहीं होता है कि ये कहीं भी जाके किसी को किसी मीटिंग में वोट कर पाए। तो वोटिंग राइट सिर्फ होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है ह्रास आयोजन के लिए निम्न लेखांकन प्रमाप लागू होता है, यानी कि जो ह्रास लेखांकन यानी कि जो डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट है, प्रोविजन, वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। तो फ्रेंड्स, जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो लगाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग सारे प्रोविजंस गिवन है कि कौन सी सेट्स पे किस तरह से कौन से मेथड के थ्रू लगना है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में ये सारी चीज़ों इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जो अधिकतम सामाजिक लाभ होते हैं उनका सिद्धांत हमें बताना है किस क्षेत्र में आता है। लाभ से, लगान से, ब्याज से या फिर राजस्व से। तो फ्रेंड्स, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो होता है वो होता है हमारा राजस्व से संबंधित। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी, यानी कि जो फर्स्ट स्कंद विपणि थी उनकी स्थापना कब हुई थी। वर्ष 1857, वर्ष 1877, वर्ष 1887 या फिर वर्ष 1948। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्रथम स्कंद विपणि की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1877 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सहकारी समितियों का पंजीयन है, यानी कि जो सहकारी समिति होती हैं उसका पंजीयन कराना जरूरी है या नहीं, ये हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं ऐच्छिक, यानी कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कराएं या ना कराएं। और बी है अनिवार्य, यानी कि कंपलसरी है। सी है हानिकारक होता है या फिर डी वांछनीय है। तो फ्रेंड्स, सहकारी समितियों का जो पंजीयन होता है वो कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह सहकारी समितियां जो होती हैं ये हमारे उसके लिए बनाई जाती हैं, जनता के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो ये सहकारी समितियां जो होती हैं इनका अनिवार्य पंजीयन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो एक पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए मेंबर का। 2, 5,
7 या फिर 50। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई है सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी की। तो यहाँ पर जो मेंबर की संख्या है वो होनी चाहिए 7, मिनिमम है 7 और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा किससे मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए है निर्यात आयात बैंक, आयात निर्यात हेतु वित्त। बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक। सी है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि औद्योगिक वित्त। डी है भारतीय खाद्य निगम यानी कि कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय संस्था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सुमेलित नहीं हो रहा है यानी कि मैच नहीं कर रहा है वो है ऑप्शन डी। क्योंकि फ्रेंड्स निर्यात आयात बैंक जो होती है उसका काम होता है कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। रिजर्व बैंक होता है बैंकों का बैंक, क्योंकि ये सभी बैंकों को कभी भी फंड की जरूरत होती है तो वो उनको एज अ लोन प्रोवाइड करती है और खुद रिजर्व बैंक भी उनसे लेती है। और थर्ड है हमारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो फ्रेंड्स औद्योगिक विकास बैंक है तो ये उद्योग से रिलेटेड अगर किसी भी फंड की जरूरत होती है तो ये वहां पे किसी भी औद्योगिक जो बिजनेस होते हैं उनको फंड प्रोवाइड करती है। जबकि डी ऐसा नहीं है, जो भारतीय खाद्य निगम है वो कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय संस्था नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। अशुद्ध ऋण खाते का संबंध है, यानी कि जो अशुद्ध ऋण होता है उसका संबंध किस खाते से होता है? व्यक्तिगत खाते से, वास्तविक खाते से, नाम मात्र खाते से या फिर उच्चंत खाते से? तो फ्रेंड्स अशुद्ध ऋण खाता बनाया जाता है तो ये एक नाम मात्र का खाता होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ख्याति खाता है, यानी कि जो गुडविल अकाउंट बनाया जाता है वो गुडविल है वो क्या है शो करती है हमें। ये एक अस्थाई संपत्ति है, नाशवान संपत्ति है, बनावटी संपत्ति है या फिर अमूर्त संपत्ति है? तो फ्रेंड्स ख्याति हमारे लिए यानी कि जो गुडविल है वो हमारे लिए एक अमूर्त संपत्ति होती है, ना ही ये नाशवान है ना ही अस्थाई है। ये लॉन्ग टाइम तक रहती है लेकिन ये एक तरह की अमूर्त संपत्ति है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है गिफिन पदार्थों के लिए कीमत मांग की लोच डैश होती है। तो ऑप्शंस हैं धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स गिफिन पदार्थ जो होते हैं, आपने गिफिन गुड्स पढ़ा होगा जो कि हमारा एक्सेप्शन है डिमांड लॉ का। तो फ्रेंड्स जो भी हमारा गुड्स होते हैं जो कि गिफिन लॉ के अंदर आते हैं तो उसमें जो कीमत की जो लोच होती है यानी कि हम इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे बतानी है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है गिफिन गुड्स के अंदर वो होती है हमारी धनात्मक। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। और फ्रेंड्स ये एक एक्सेप्शन भी है, जो हमारा रूल है डिमांड का वो यहाँ पर एक रूल भी आता है यहाँ पर। और ये इसका एक्सेप्शन है कि जो जैसे कि हमारा जो डिमांड का जो लॉ है वो हमें बताता है कि अगर हमारे प्राइस डाउन है तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, और हमारे जो अगर प्राइस हाई है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। लेकिन ये वाला रूल हमारे गिवन गुड्स पे अप्लाई नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है ये हमारी धनात्मक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? यानी कि जो उत्पादन के जो साधन है उसको हम चेंज कर सकते हैं, अल्पकाल में, अति अल्पकाल, दीर्घकाल या फिर अति दीर्घकाल। तो फ्रेंड्स अगर हमें अपने प्रोडक्शन में किसी भी तरह के चेंजेस करने हैं, उत्पादन में चेंजेस करना है तो वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ हम अति दीर्घकाल में कर सकते हैं, क्योंकि अल्पकाल में हम नहीं चेंज कर सकते, अति अल्पकाल में तो हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वेरिएबल्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपने साधन को चेंजेस करने हैं, किसी भी तरह के परिवर्तन लाना है उनमें, तो अति दीर्घकाल के अंदर ये टाइम इनफ होता है उसमें चेंजेस करने के लिए। तो हम यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अति दीर्घकाल। नेक्स्ट है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? यानी कि अगर कीमत में आप हमें किसी भी तरह के देखना है कि यहाँ पर हमारे कीमत तंत्र के आधार पर अगर हम निर्णय लें कि हमारे जो प्राइस हैं वो डाउन हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम वो किस अर्थव्यवस्था के अंदर ले सकते हैं कीमत के आधार पर? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर गांधीवादी अर्थव्यवस्था? तो फ्रेंड्स अगर हम कीमत के आधार पर यहाँ पर डिसीजन लें तो वो होगी हमारी पूंजीवादी, क्योंकि समाजवादी में हम समाज के आधार पर लेते हैं, मिश्रित में हम समाज और पूंजी दोनों के आधार पर लेते हैं, और गांधीवादी में हम
जो गांधी के रूल्स हैं हम उनके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पूंजीवादी। नेक्स्ट है तलपट है, यानी कि तलपट क्या है? ये एक खाता है, एक विवरण है, एक सूचना है या फिर एक सारांश है? तो फ्रेंड्स ये जो तलपट होता है हमारा, ये एक स्टेटमेंट की तरह होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। ये एक विवरण होता है जो कि हमें बताता है सारे कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं या फिर कितने हमारे जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उनके बारे में ये हमें यहाँ पे शो करता है। ये किसी भी तरह का कोई भी खाता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ह्रास आयोजन का सरल रेखा पद्धति के अंतर्गत ह्रास की राशि, यानी कि जो सरल रेखा पद्धति होती है, सिंपल जो सिस्टम होता है हमारा डेप्रिसिएशन निकालने का, उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन की जो राशि होती है, अमाउंट होता है, वो किस प्रकार होता है? प्रतिवर्ष समान रहता है, प्रतिवर्ष घटती है, प्रतिवर्ष बढ़ती है या फिर कोई निश्चित नहीं है? तो फ्रेंड्स अगर हम सरल रेखा पद्धति की बात करें तो इसके अंदर जो हमारी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो प्रतिवर्ष समान रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक व्यावसायिक उपक्रम का प्रवर्तक नहीं हो सकता, यानी कि एक व्यावसायिक उपक्रम का जो प्रवर्तक होता है वो नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता? एक स्कंद विपणी का, एक कंपनी, एक फर्म या फिर एक व्यापार। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी पर्सन में अगर हम प्रवर्तक देखें तो एक स्कंद विपणी का कोई प्रवर्तक नहीं हो सकता। एक कंपनी का प्रवर्तक होता है, फर्म का होता है, व्यापार का होता है, लेकिन स्कंद विपणी का कोई भी प्रवर्तक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है? अगर हम विनिमय की बात करें, एक्सचेंज की, तो वहां पे सर्वोत्तम साधन कौन सा है? वस्तु, चेक, विनिमय पत्र या फिर मुद्रा? तो फ्रेंड्स अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में जो विनिमय का सबसे अच्छा साधन है वो है मुद्रा, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से हम किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं इजीली। क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप चेक नहीं दे सकते, कुछ छोटे ट्रांजेक्शन्स हैं वहाँ आप चेक नहीं दे सकते, वस्तु से भी आप एक्सचेंज नहीं कर सकते आज के टाइम में। और विनिमय विपत्र जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन्स में यूज हो जाए, जबकि मनी हमारा एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू आप हर ट्रांजेक्शन्स में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किसने दी है? बहुत ही फेमस डेफिनेशन है फ्रेंड ये। फिशर, मार्शल, हार्टले ब्रदर्स या फिर सेलिंगमैन? तो फ्रेंड्स मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये डेफिनेशन दी है सेलिंगमैन ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी देश का जीवन स्तर उसी की डैश का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि अगर किसी भी देश का हमें देखना है, उसके बारे में जानना है, तो उसके जीवन स्तर हमें प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसा कौन सा वो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ऐसा कौन सा यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे जिसके थ्रू हम उस देश की जीवन स्तर को पता लगा सकते हैं? उस देश की प्रति व्यक्ति आय देखकर, गरीबी अनुपात देखकर, बेरोजगारी देखकर या फिर राष्ट्रीय आय देखकर? तो फ्रेंड्स अगर किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करना है, जीवन स्तर देखना है, तो वहां पर प्रति व्यक्ति आय से पता चल जाएगा कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इतनी है, तो यहाँ के इस देश की जो स्थिति है वो इतनी होगी। तो एक पर कैपिटा इनकम के थ्रू हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आय से फ्रेंड्स इसलिए पता नहीं लगा सकते क्योंकि राष्ट्रीय आय में हम हर तरह के पर्सन्स होंगे, क्योंकि वहां पर क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। प्रति व्यक्ति आय से हमें पता चल जाएगा कि उस देश की जो स्थिति है वो किस तरह की है। तो हम यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, जिसको हम प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं, वहां से हम उस देश के जीवन स्तर की पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान डैश द्वारा लगाया गया था, यानी कि जो राष्ट्रीय आय का जो प्रथम अनुमान है वो किसने लगाया था? VKR वीराव ने, दादा भाई नौरोजी ने, JK मेहता ने या फिर गोरखनाथ सिंह ने? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय आय है उसका प्रथम अनुमान लगाया था तो वो थे दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी विद्यमान संपत्ति के विस्तार पर किया गया व्यय डैश होता है, यानी कि कोई संपत्ति के विस्तार पर, यानी कि किसी संपत्ति में आप उसको बढ़ा रहे हो संपत्ति को, तो वहां पे आप वो जो व्यय करोगे वो कौन सा होगा? आयगत हानि, पूंजीगत लाभ, आयगत व्यय या फिर पूंजीगत व्यय? तो फ्रेंड्स अगर हम किसी भी संपत्ति को बढ़ाते हैं, उसमें विस्तार करते हैं, तो ये हमारा पूंजीगत व्यय कहलाता है। क्योंकि ये संपत्ति का जब हम बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, हमें लॉन्ग टाइम तक ये हमें बेनिफिट करेगा, लॉन्ग टाइम तक हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये हमारे पूंजीगत व्यय कहलाते हैं।
नेक्स्ट है साझेदारी फॉर्म का पंजीयन कराना डैश है, यानी कि जो साझेदारी फॉर्म, जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसका पंजीयन कराना किस तरह का है, यानी कि डैश में हमें फिल करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शंस है आवश्यक, गैरकानूनी, ऐच्छिक, अनिवार्य। तो फ्रेंड्स, एक साझेदारी फॉर्म का पंजीयन कराना ऐच्छिक होता है। ये डिपेंड करता है पार्टनर्स पे कि वो अपनी फॉर्म का पंजीयन कराएं ना या ना कराएं। अगर फ्रेंड्स वो पंजीयन कराते हैं, उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो अगर वो नहीं कराएंगे तो उन्हें वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा उन्हें किसी भी तरह का कोई और लॉस नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशधारियों के दायित्व जाने जाते हैं। जो अंशधारी के दायित्व होते हैं वो किस तरह से जाने जा सकते हैं? अंकेक्षण प्रतिवेदन से, फॉर्म विवरणिका से, संस्था अंतरनियम से, या फिर संस्था विज्ञप्ति से। तो फ्रेंड्स, अंशधारियों के जो दायित्व होते हैं वो हम ज्ञात कर सकते हैं जो संस्था की विज्ञप्ति होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि जो फ्रेंड्स पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम से, उसको किसने लिखा है? मार्शल, जेबी से, एडम स्मिथ, या फिर पीगू। तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखी गई है मार्शल के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों के लिखने की प्रणाली को कहा जाता है, यानी कि हम दो पक्षों की जो अवधारणा होती है लेन देन के लिए जो लिखते हैं हम अपनी पुस्तक में, उसको हम क्या बोलते हैं? दोहरा खाता प्रणाली, एकहरी खाता प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, या फिर एकहरा लेखा प्रणाली। तो फ्रेंड्स, जब हम दो पक्ष की अवधारणा के आधार पर लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें दो साइड होती हैं एवरी ट्रांजेक्शन्स की। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है हमारा क्रेडिट। ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा जिसका एक साइड होगी। एवरी ट्रांजेक्शन्स हैड इट्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति डैश की नीति को इंगित करती है, यानी कि जो मौद्रिक नीति होती है वो हमारी किस नीति को बताती है? सरकार की नीति को, वाणिज्यिक नीति को, केंद्रीय बैंक की नीति, या फिर विदेशी बैंक की नीति। तो फ्रेंड्स, मौद्रिक नीति इंगित करती है केंद्रीय बैंक को, और ये केंद्रीय बैंक ही बनाती है, और जो कि हमारी है आरबीआई। ये बताती है कि हमारे देश की जो मौद्रिक नीति है वो किस तरह की है। केंद्रीय बैंक इसको मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट है संसद में बजट डैश को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि संसद में बजट जो है वो कब बताया जाता है, यानी कि उसको संसद में पेश कब किया जाता है? फरवरी के अंतिम दिन, 15 मार्च को, मार्च के अंतिम दिन, या फिर 1 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, संसद के अंदर जो बजट पेश किया जाता है वो किया जाता है फरवरी के अंतिम दिनों में, जो कि हमारा 26 और 28 ये डेट होती है मेनली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस व्यवसायिक संगठन को स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त है, यानी कि ऐसा कौन सा यहाँ पर वैधानिक व्यवसायिक संगठन है जिसको स्वतंत्र वैधानिक प्राप्त होता है? संयुक्त साहस, एकांकी व्यापार, फॉर्म, या फिर संयुक्त पूंजी कंपनी। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे व्यवसायिक संगठन की बात करें तो उसमें जो स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व होता है वो हमारा संयुक्त पूंजी कंपनी को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। पूंजी इक्वल टू संपत्तियां माइनस दायित्व, जो कि गलत है हमारा। फिर है संपत्तियां इक्वल टू पूंजी माइनस दायित्व, फ्रेंड्स ये भी गलत है। संपत्तियां इक्वल टू वो दायित्व इक्वल टू संपत्तियां माइनस पूंजी, ये भी गलत है। फिर है संपत्तियां इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी, फ्रेंड्स ये सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है। इक्वेशन संपत्तियों को अगर हम रखें एक साइड और दायित्व प्लस पूंजी को एक साइड रखें तो हमारा यहाँ पे टोटल जो है वो बैलेंस यहाँ पे इक्वल रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बैंक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हरित क्रांति का अधिकांश प्रभाव डैश उत्पादन के संदर्भ में पड़ा, यानी कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ा? चावल, दलहन, तिलहन, या फिर गेहूं। तो फ्रेंड्स, हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो सबसे ज्यादा पड़ा था गेहूं पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की बेकारी की समस्या का समाधान डैश में निहित है, यानी कि भारत की बेकारी की समस्या है वो किस में निहित होती है? सरकारी उद्योग,
कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या फिर बड़े उद्योग। तो फ्रेंड्स बेकारी की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा निहित होती है कुटीर उद्योग, जो हमारे छोटे छोटे उद्योग होते हैं उन उद्योगों पे निहित होती है। नेक्स्ट है एकांकी व्यापार की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है। तो फ्रेंड्स एकांकी व्यापार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है, ऑप्शंस हैं छोटा आकार, सीमित पूंजी, सीमित दायित्व या फिर असीमित दायित्व। तो फ्रेंड्स एकांकी व्यवसाय के लिए सबसे बड़ी कठिनाई है वो है असीमित दायित्व, क्योंकि फ्रेंड्स अगर कंपनी को किसी भी तरह का लॉस होता है तो यहाँ पे जो ओनर होता है उसकी पर्सनल असेट्स भी यहाँ पे यूज की जा सकती है और की जाती है, क्योंकि फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसको देने के बाद भी अगर कंपनी की लायबिलिटी बचती है तो वहां पर फर्म को सेल करना पड़ता है, और तब भी अगर वो पूरी नहीं हो पाती हैं तो फिर ओनर को अपनी पर्सनल असेट्स भी यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर उसका दायित्व असीमित होता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसके लिए। तो फ्रेंड्स ये था प्रीवियस पेपर 2015 का, जो कि पूछे गए थे आपके क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।